हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो ट्वेल्थ में जो स्टडी कर रहे हैं बच्चे यूपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में, ये एनसीईआरटी पर आधारित बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप, जो इंटरमीडिएट में पूछे जाते हैं या क्लास ट्वेल्थ के बच्चों से पूछे जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सेट है। इसमें से आपको मुझे उम्मीद है कि ज्यादातर इनमें से ही आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न यूपी बोर्ड में या सीबीएसई में मिल जाएंगे। इसके अलावा जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी, या टीजीटी या एलटी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये प्रश्न लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। चलिए ठीक है, पहला प्रश्न देख लेते हैं। जीवों में प्रजनन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो मेन पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ, ऊर्जा प्राप्ति, वंश की निरंतरता, या मृत्यु को रोकना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस, जीवों में जो प्रजनन का मुख्य उद्देश्य होता है वो वंश की निरंतरता होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। ओके गाइस, चलिए अगला देख लेते हैं। अलैंगिक प्रजनन में कितने जनक शामिल होते हैं? तो अलैंगिक प्रजनन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। देखिए, सेक्सुअल दो प्रकार के रिप्रोडक्शन जीवों में पाए जाते हैं। ठीक है, जीवधारियों में एक असेक्सुअल और दूसरा गैर सेक्सुअल। ओके, यानी कि लैंगिक। लैंगिक में दो जीव परस्पर, ठीक है, दो जीवों के परस्पर क्या मेल और फीमेल गैमीट मिलते हैं और ठीक है जाइगोट बनाते हैं, उससे नया जीव बनता है। लेकिन एसेक्सुअल में दो जीवों की या अलग अलग गैमीट्स की जरूरत नहीं होती है, तो उसमें अकेला ही जीव काफी होता है। तो इसलिए कितने पेरेंट होंगे इसमें? अलैंगिक जनन में केवल एक होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा वन। ओके, बाइनरी फिशन किस प्रकार का प्रजनन है गाइस? ओके, बाइनरी फिशन जो है, द्विविभाजन जिसको कहा जाता है, तो द्विविभाजन, तो ठीक है, किस प्रकार का प्रजनन है ये आप लोगों को बताना है गाइस। तो बाइनरी फिशन किसका है? लैंगिक टाइप है, अलैंगिक है, कृत्रिम है, या मिश्रित है? तो गाइस, बाइनरी फिशन जो है वो अलैंगिक प्रकार का प्रजनन होता है। ठीक है, ये एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिशन। फिर आता है फ्रेगमेंटेशन, यानी विखंडन। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब है फ्रेगमेंट्स में बट जाना, टुकड़ों टुकड़े हो जाना। तो प्लाज्मोडियम में होता है, ये प्लेनेरिया में होता है, अमीबा में, या हाइड्रा में होता है गाइस। तो ये पाया जाता है फ्रेंड्स प्लेनेरिया में। ओके, अब आता है स्पोरोफिटिक पीढ़ी में क्या बनता है? जो बीजाणुोद्भिद पीढ़ी होती है, बीजाणुोद्भिद या स्पोरोफिटिक, तो उसमें क्या बनते हैं फ्रेंड्स? ठीक है, स्पोरोफिटिक जनरेशन में गैमीट्स बनते हैं, ये ठीक है, गैमीट्स बनेंगे। मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, स्पोर्स बनेंगे या जाइगोट बनेगा, आप लोगों को इनमें से बताना है। ठीक है, या ओवम बनेगा। ओके, तो इसमें स्पोरोफिटिक पीढ़ी में गाइस बनते हैं स्पोर्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर आता है नेक्स्ट, फूलों में लैंगिक प्रजनन का है, फूल का जननांग कौन सा भाग होता है? ठीक है, तो जननांग जो होते हैं फूल के अंदर वो कौन से होते हैं? पेटल्स होते हैं, सेपल्स यानी पुष्पदल होते हैं, दल होते हैं, या पुंकेसर या अंडक होते हैं, या पुष्पदल, दल, पुंकेसर और अंडक पुष्पासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पुंकेसर, ये मेल पार्ट होता है पुष्पकल, और कार्पेल्स जो है ये फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, अंडक। ओके, तो इसके जो पार्ट होंगे इनको कहा जा सकता है हम, ठीक है, पुंकेसर और स्त्री केसर भी अगर आता तब भी इसका राइट आंसर यही होता। तो ठीक है, तो सी आंसर हो गया इसका। अब आता है, देखिए, परागकण का निर्माण होता है, जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ बनते हैं? ओवरी में बनते हैं, एंथर में बनते हैं, वर्तिकाग्र पर, या थैलेमस में बनते हैं गाइस। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं परागकण, वो गाइस बनते हैं परागकोश में, यानी कि एंथर सैक में बनते हैं। ठीक, अब बताए द्विनिषेचन, जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो किस में पाया जाता है? जिम्नोस्पर्म्स में, यानी कि अनावृत बीजी पौधों में, एंजियोस्पर्म्स, या आवृत बीजी पौधों में। ठीक है, आवृत बीजी या पुष्पी पादप इनको कहा जाता है। ठीक है, आवृत बीजियों में, आवृत बीजी पौधों में, या ब्रायोफाइट्स में, या टेरिडोफाइट्स में गाइस। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स पुष्पी पादपों में ही होता है, यानी कि आवृत बीजी पौधों में एंजियोस्पर्म, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो परागण की प्रक्रिया में कौन मदद करता है? विच हेल्प्स इन पॉलिनेशन? हवा, कीट, पक्षी, या सभी? तो गाइज हवा भी करती है, इंसेक्ट भी करते हैं, बर्ड्स भी करते हैं। परागण की प्रक्रिया में सभी हेल्पफुल होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बीजाणु किससे बनते हैं? स्पोर्स फॉर्म फ्रॉम, स्पोर्स किस में बनते हैं? जाइगोट द्वारा बनते हैं, मियोसिस द्वारा,
स्पोरोजिनस सेल से बनते हैं, माइटोसिस द्वारा बनते हैं, या गैमिट से बनते हैं? तो गाइस बीजाणु बनते हैं स्पोरोजिनस सेल्स जो होती हैं, स्पोरोजिनस सेल से बनेंगी स्पोर मदर सेल। ठीक है, स्पोर मदर सेल बनती हैं, यानी कि बीजाणु मात्र कोशिका बनेंगी। और इस स्पोर मदर सेल से क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे मियोसिस के द्वारा, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। ठीक है, मियोसिस द्वारा स्पोर्स बनते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बीजाणु बनते हैं। ठीक है, अब आता है मानव में निषेचन कहाँ होता है? अध्याय 3 का है फ्रेंड्स। तो गर्भाशय में फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? आपको बताना है किस पार्ट में। गर्भाशय यूटेरस में होगा, फेलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कह देते हैं, अंडाशय में होगा, या योनि में होगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है। अब बताइए स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है गाइस? स्पर्म कहाँ निर्माण होगा? वृषण में यानी टेस्टिस में, मूत्राशय में, प्रोस्टेट ग्रंथि में, या यकृत में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस सीधा 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 आंसर वृषण में। अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन किससे संबंधित है? ओव्यूलेशन पाया जाता है अंडाशय में, अंडाशय से संबंधित है गर्भाशय से, योनि से, या ये स्तन स्तन ग्रंथि से? तो ठीक है, ओवरी में। ठीक है, ओवरी से संबंधित होता है। अंडोत्सर्ग कहाँ से होगा? ओवरी से। ओवरी में एग रिलीज होता है। फिर आता है मानव गर्भ धारण की अवधि कितनी होती है गाइस? ठीक है, तो ह्यूमन गेस्टेशन जो ड्यूरेशन होती है या पीरियड होता है, गेस्टेशन गेस्टेटिक पीरियड ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो वो होता है गाइस यहाँ 180 दिन, 270 दिन, 200 दिन, या 150 दिन। तो 270 से 280 दिन गाइस। ठीक है, तो 270 दिन दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 270 दिन। अब बताए गर्भ निरोधक गोलियां किस हार्मोन पर आधारित होती हैं? ठीक है, तो आता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन या एस्ट्रोजन, और और इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन, या इंसुलिन? तो इसका राइट आंसर है गाइस प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन पर आधारित होती है। फिर आता है गाइस मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? टमाटर, मटर, पी प्लांट, आलू, या मक्का पर? तो इन्होंने किए थे जंगली मटर पर, पी प्लांट पर किए थे। ठीक है, अतः मेंडल का स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, एक लक्षण पर लागू होता है, दो या उससे अधिक लक्षणों पर, या एक पौधे पर, किसी एक जीन पर? तो गाइस इसे दो या दो से अधिक लक्षणों वाले, ठीक है, जीन्स पर लागू होता है। जीन का वाहक होता है, प्रोटीन होता है, डीएनए, आरएनए, या एंजाइम? तो गाइस इसका राइट आंसर है डीएनए। तो डीएनए जो है जीन का वाहक होता है। मानव रक्त समूह किसके कारण होता है? ठीक है, मानव में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, तो वो किसके कारण होते हैं? ठीक है, जीनोटाइप, या एंटीजन एंटीबॉडी की प्रतिक्रिया, म्यूटेशन, या क्रोमोसोम की संख्या? तो इसका गाइज सीधा आंसर है एंटीजन और एंटीबॉडी की प्रक्रिया द्वारा। टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संरचना क्या होती है? ठीक है, तो 45 XO, 47 XX वाई, 46 XY, या 46 XX? तो टर्नर सिंड्रोम में गाइज एक गुणसूत्र कम होता है, यानी कि 45 होते हैं, और इसकी संरचना होती है, एक गुणसूत्र कम होता है लिंग गुणसूत्रों में, लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र कम पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आणविक आनुवंशिकी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो डीएनए की इस वाले पार्ट में से देखो, डीएनए की खोज किसने की ये आपको बताना है। तो डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने खोज की? वाटसन और क्रिक ने, फ्रेडरिक मीशर ने, मेंडल ने, या हर्षी चेस ने? तो गाइस इसका राइट आंसर है फ्रेडरिक मीशर। ये खोज की बात कर रहे हैं, डीएनए की खोज। ओके, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? बिल्कुल ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न इसी तरह का आ गया कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? हर्शीज और चेज ने, वाटसन और क्रिक ने, पॉलिन मिशर किसने दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने इसका डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म डीएनए की क्या होती है? ओके, तो डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डेक्स्ट्रो राइबो न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी राइबोस अमीनो एसिड, या डाई न्यूक्लियोटाइड एसिड? तो ये तो सबको जानकारी होगी ही, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जिनको नहीं है उसको ध्यान रखिएगा। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया कहाँ होती है? ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में, नाभिक में, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में? ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन, तो इसकी क्रिया पाई जाती है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया पाई जाती है न्यूक्लियस में गाइस।
आरएनए का क्या काम होता है? आरएनए का काम होता है गाइस, ऊर्जा प्रदान करना, प्रोटीन संश्लेषण, आनुवंशिक संचरण या पाचन। तो आरएनए का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है। उत्क्रांति यानी कि इवोल्यूशन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो गाइस इवोल्यूशन का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। अब यही है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट यानी कि योग्यतम की उत्तरजीविता। योग्यतम की उत्तरजीविता नामक सिद्धांत किसने दिया था? योग्यतम की उत्तरजीविता, तो ये सिद्धांत दिया था गाइस, ये भी डार्विन ने ही दिया था, चार्ल्स डार्विन ने ही ये सिद्धांत दिया था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। मानव और बंदर का पूर्वज कौन था गाइस? ठीक है। तो मानव और बंदर का होमो हैबिलिस, ड्रायोपिथेकस, होमोसेपियंस या रामापिथेकस। तो मानव और बंदर का जो कॉमन पूर्वज था, तो वो है ड्रायोपिथेकस। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जैविक उत्क्रांति, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन यानी कि जैव विकास। जैव विकास का प्रबल प्रमाण क्या है? तो भ्रूणीय समानता, जीवाश्म समजात अंग, आणविक समानता। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है वो है भ्रूणीय समानता का। ठीक है। एम्ब्रायो सबके समान होते हैं। जो प्राइमरी लेवल पर एम्ब्रायो होते हैं सभी जीवधारियों के, वो एक समान होते हैं। म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी? उत्परिवर्तन का सिद्धांत। म्यूटेशन थ्योरी का मतलब है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत। ओके गाइस। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था ह्यूगो डी ब्रीज ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर आता है गाइस, एड्स किस वायरस से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HIV बी। ये तो आपको पता ही होगा। मलेरिया का वाहक कौन है? आसान सवाल है। वेक्टर ऑफ मलेरिया, एनाफिलीज मच्छर, क्यूलेक्स या सेटसी मक्खी या घरेलू मक्खी। तो इसका राइट आंसर है एनाफिलीज मच्छर। टीकाकरण का उद्देश्य क्या है गाइस? टीकाकरण का क्या उद्देश्य है? रोग पैदा करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, शरीर की शक्ति घटाना, दवा देना। तो टीकाकरण वैक्सीनेशन का उद्देश्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है, यानी रोगों से लड़ने की जो शक्ति है वो वैक्सीन से बढ़ती है। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस का कारण है बैक्टीरिया से होता है। टीबी वायरस से, प्रोटोजोआ से या फंगस से? इसका राइट आंसर है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से ट्यूबरक्लोसिस होती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैंसर कोशिकाएं किस प्रकार की वृद्धि दिखाती हैं? नियंत्रित वृद्धि होती है इनमें, अनियंत्रित वृद्धि होती है, धीमी वृद्धि या कोई वृद्धि नहीं। तो कैंसर की कोशिकाओं में गाइस होती है, ठीक है, अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स। ठीक है, कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है, उसी को कैंसर कहते हैं। दही जमाने में कौन सा जीवाणु, ठीक है, प्रयोग होता है? तो कौन से जीवाणु का रोल होता है? राइजोबियम का, लैक्टोबैसिलस, पेनिसिलियम या नाइट्रोसोमोनास। तो लैक्टोबैसिलस इसका राइट आंसर है बी। एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी, यानी कि प्रतिजैविक औषधि किसने बनाई थी? एंटीबायोटिक दवा सबसे पहले, तो ये है, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। और इन्होंने, ठीक है, पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक बनाई थी, एक कवक से बनाई थी, पेनिसिलियम नोटेटम नाम के कवक से। गंदे जल के उपचार में कौन से सूक्ष्म जीव उपयोगी हैं? ठीक है, गंदे जल का अगर ट्रीटमेंट करना है तो उसमें कौन से बैक्टीरिया काम आते हैं? रोगजनक, एनएरोबिक बैक्टीरिया, या कौन से सूक्ष्म जीवों का वायरस या कवक? तो इसका राइट आंसर है बी, एनएरोबिक बैक्टीरिया का यूज इसमें होता है। एथेनॉल उत्पादन में कौन उपयोगी होता है? एथेनॉल का उत्पादन, ठीक है, कौन करता है? ईस्ट, फंगस, बैक्टीरिया या शैवाल? तो इसका राइट आंसर है एथेनॉल ईस्ट से बनाया जाता है, यानी खमीर से बनाया जाता है। नीलहरी शैवाल का उपयोग कहाँ होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी का उपयोग जो होता है साइनोबैक्टीरिया या बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है इनको। तो इनका उपयोग कीटनाशक के रूप में, जैव उर्वरक के रूप में, औषधि के या खाद्य पदार्थ के रूप में। तो इनका उपयोग होता है जैव उर्वरक के रूप में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग इसमें किया जाता है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग खाद्य परीक्षण में, अपराधों की पहचान करने में, या पौधे का उत्पादन करने में, जल शोध में? तो इसका राइट आंसर है बी, अपराध पहचान करने में, अपराधियों को पकड़ने में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग होता है। आप लोगों ने फिल्मों में बहुत देखा होगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक में पहला जीन ट्रांसफर किस जीवाणु में किया गया था? तो इसका राइट आंसर है राइजोबियम, इकोलाई, एग्रोबैक्टीरियम या बैसिलस? तो इसका राइट आंसर है बी, इकोलाई। इकोलाई में किया गया था। बीटी कॉटन किसके विरुद्ध प्रतिरोधी है? रोगाणु के, कीटाणुओं के यानी कि कीटों के, फंगस या वायरस? तो बीटी कॉटन रेजिस्टेंट है कीटों के।
ठीक है, कीटों के, इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं बीटी कॉटन। इंसुलिन उत्पादन के लिए जीन ट्रांसफर तकनीक का प्रयोग किसमें किया गया था? ठीक है, डीएनए टेक्नोलॉजी फॉर इंसुलिन। ओके, तो ये किया गया था। ठीक है, जीन ट्रांसफर का उपयोग किसमें किया गया था? बैक्टीरिया में। फिर आता है, जैव प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? नई प्रजातियां बनाना, मानव कल्याण, केवल अनुसंधान या ऊर्जा उत्पादन? जैव प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य जो है वो है मानव कल्याण के लिए उपयोगी वस्तुएं बनाना। ठीक है। फिर आता है, पर्यावरण का एबायोटिक, अजैविक घटक कौन सा है? ठीक है, जो जीव ना हो। पौधे, जानवर, सूर्य का प्रकाश, सूक्ष्म जीव। तो सारे जीव हैं तो सूर्य का प्रकाश ही हुआ इसका सीधा राइट आंसर, सी। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य, सीधी सीधी बात, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। भोजन श्रृंखला की प्रथम कड़ी होती है उत्पादक, यानी कि हरे पौधे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ओजोन परत का क्षरण किसके द्वारा, किसके कारण होता है? ओजोन परत, ओजोन परत की लेयर को जो नुकसान होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, मैथेन से, या ठीक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, नाइट्राइट से। तो क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, सीएफसी से। वनों की कटाई से होता है, डिफोरेस्टेशन से होगा। वर्षा का बढ़ना होगा, मिट्टी का कटाव होगा, ऑक्सीजन बढ़ेगी या जल स्रोत बढ़ेंगे। ठीक है, वनों की कटाई से मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है, मिट्टी का कटाव हो जाता है, सोयल इरोजन होने लगता है। तो गाइज ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। आप लोगों को ये स्टैट कैसा लगा, पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।